वेलकम टू गाजियाबाद आईएएस एकेडमी। एंड आज से हम लोग इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज की शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बेसिक मॉडस ऑपरेंडी होता है, हम लोगों का एक तरीका होता है काम करने का। तरीका क्या कहता है? तरीका ये कहता है कि हम लोग पहले किसी भी सब्जेक्ट को जब शुरू करेंगे उसके इनपुट को देख लेंगे और उसके आउटपुट को देख लेंगे। ठीक है, इनपुट को देखने का मतलब है कि उसका सिलेबस क्या क्या है, हमारे पास यूपीएससी हमसे क्या अपेक्षा या क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, और उससे हमें आउटपुट क्या चाहिए, मतलब उससे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, पेपर में एक जनरलाइज ट्रेंड क्या चल रहा है। हालांकि यूपीएससी कभी भी क्लास 12 या किसी भी यूनिवर्सिटी की तरह ये डिफाइन नहीं करता है कि इस सेक्शन से ये पर्टिकुलर चीज या इतने मार्क्स का आपसे पूछेंगे, जो कि जनरल इन टर्म्स ऑफ एज अ स्टूडेंट जब तक आप बैचलर्स में हैं, आप उसके पहले स्कूलिंग में है, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है, तब तक एक टेंटेटिव आइडिया जो होता है, टेंटेटिव आइडिया भी होता है और कई बार एकदम स्ट्रिक्ट आइडिया भी होता है। जैसे हम 12th क्लास में होते हैं तो हमें पता होता है कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन दे आर गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस। बट यूपीएससी ऐसा नहीं करता है, तो इसीलिए हम लोगों को इसके अंदर आर&डी करनी पड़ती है। आर&डी का मतलब होता है हमें इसके अंदर रिसर्च एनालिसिस करनी पड़ती है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के कुछ चीजें जो है डिड्यूस करते हैं, कुछ चीजें जो है इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस निकालते हैं और टेंटेटिव ये बताते हैं कि यार ये पर्टिकुलर ट्रेंड इज दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज गोइंग ऑन, एंड एज पर ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेंड्स वी आर सपोज टू प्रिपेयर आवर सिलेबस, प्रिपेयर आवर जर्नी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो आज हम भारतीय समाज की शुरुआत कर रहे हैं। तो इससे पहले हम भारतीय समाज की शुरुआत करें, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडियन सोसाइटी। सोसाइटी से आप क्या समझते हैं? स्टार्टिंग में खुशी। नेचर ऑफ पीपल, लाइक नेचर ऑफ पीपल मतलब कैसे कैटेगराइज करोगे? एज अ होल पढ़ते हैं, बट व्हाट मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर पढ़ेंगे हम? डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन इसके सिवा और क्या चीज होती है सोसाइटी के अंदर? डाइवर्सिफाई किस चीज से होती है सोसाइटी? लैंग्वेज पे होती है। लैंग्वेज लैंग्वेज, कास्ट, कल्चर, इन सभी चीजों पर डाइवर्सिफिकेशन आ सकता है, और इन सब चीजों पर डाइवर्सिफिकेशन होता भी है। तो दिस इज द थिंग व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर। हम लोग सोसाइटी को बहुत इन डेप्थ तरीके से पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर कोई भी ऐसा नुक एंड कॉर्नर हम लोग नहीं छोड़ने वाले। मेरे हिसाब से अगर मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि GS1 का ये पार्ट है, GS2 का भी ये पार्ट है, GS3 में भी इसकी कुछ ना कुछ ट्रेसेस हैं, GS4 में जो थिंकर्स वाला पार्ट है उसके अंदर से कंट्रीब्यूशन है, एस्से राइटिंग में उसका कंट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल मुझे समझ में आता है कि ये बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है, जो कि आपको अगर मैं 70-50 में से इसकी मार्क्स को मैं समझता हूँ तो मान के चलता हूँ कि 200 मार्क्स तो इसके टोटल बनते हैं इन टोटलिटी। और 200 मार्क्स के लिए आपको कोई विशेष कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करनी है, कोई बुक नहीं पढ़नी है स्पेशल, या कोई इस पे आपको डीप डाउन डिग्री डॉक्टरेट नहीं करनी है। मतलब सिंपल सी बात है, कम शब्दों में बोला जाए तो कम, लेस नंबर ऑफ नोट्स एंड मोर नंबर ऑफ मार्क्स, and rest of the things depends on your observation, how you observe the society, what is going around, what are the current contemporary issues are going on. तो अगर मैं बोलूँ कि प्रेजेंट डे में कौन सा सोसाइटल इशू चल रहा है, तो कोई आप लोग बताना चाहेंगे? कोई भी सोसाइटल इशू जो इस टाइम पे चल रहा हो? इन द प्रीसेंट पास्ट वी हैव जस्ट विटनेस द हिजाब वाला इशू। ठीक है, हिजाब वाला इशू देखा हम लोगों ने। उसके बाद रिसेंटली हम लोग एक स्पेशलाइज कल्चरल उससे निकले थे, कल्चरल फेस्टिवल से निकले, छठ पूजा से निकले हम लोग। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी। तो ये सोसाइटी के हैं। हाँ, दासी दासी सिस्टम है। हाँ ठीक है, दासी सिस्टम में वॉज अ पार्ट ऑफ एंड स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अगर अभी भी ये चीजें प्रिवेल कर रही हैं तो इट इज नॉट गुड। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी आर सपोज टू लर्न। हम सोसाइटी के अच्छे फीचर्स, बुरे फीचर्स, प्रोज एंड कॉन सबको एनालाइज करेंगे इस पूरे सिलेबस, पूरे जर्नी के अंदर। बट पहले रिसर्च वाला पार्ट। तो आप सभी के पेन पेपर्स बाहर होने चाहिए। इनमें से किसी भी चीज की मैं पिक नहीं लेने दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोग पिक डिपेंडेंट हो तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, वो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। पेन पेपर बाहर होने चाहिए। और अगर ये रिसर्च नहीं होता, अगर ये रिसर्च नहीं आप लोगों को, ये रिसर्च मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूंगा एज ए PDF और एज ए PPT। आप लोगों को यहीं पे नोट करके जाना है। चेंज योर हैबिट एज वेल। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। और सबसे पहले देखेंगे इंडियन सोसाइटी के अंदर जो सिलेबस है वो क्या क्या है। सिलेबस को जो अगर मैंने एक बड़े बड़े मेजर हेड्स में डिवाइड कर दिया है, और इसके अंदर पहला आता है दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे फीचर्स हैं। कास्ट, मैरिज, फैमिली, कल्चर, फूड, एवरीथिंग, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग which can be collectively called as the features of इंडियन सोसाइटी। अदर देन दैट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। और हम लोग लगातार ये बात बोलते हैं जब भी हम इंडियन पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि वी आर अ कंट्री जहां पे वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
अनेकताओं में विभिन्नताओं में एकता का देश, दैट इज द मेन थिंग, जो कि ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में टाइम पे लिखा होता था, अब तो खैर वो जो एनसीईआरटी वो यूज नहीं होती है, तो दैट इज द थिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे। डाइवर्सिटी और साइलेंट फीचर्स अपने आप में इतना ब्रॉड टॉपिक है, इतना वेग टॉपिक है। डाइवर्सिटी और ये अपने आप में इतना ब्रॉड टॉपिक है कि आप लोग इसके अंदर एन नंबर ऑफ थिंग्स को जोड़ सकते हैं, बट वी हैव टू लिमिट आवर थिंग्स कि कहाँ कहाँ तक जाके इसको हमें रोकना है। क्लियर है? नेक्स्ट इज रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। अब वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ क्यों हो रही है? क्योंकि किसी भी समाज में 50% जो कंट्रीब्यूशन होता है या 50% जो डेमोग्राफी होती है, दैट इज वुमेन। हाँ, ये 1% ऊपर नीचे हो सकती है, 2% ऊपर नीचे हो सकती है, बट मोस्टली द सिचुएशन इज लाइक दिस ओनली अक्रॉस द वर्ल्ड। तो 50% जनता को या 50% जेंट्री को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, सोसाइटी को डेवलप नहीं किया जा सकता। रादर विदाउट वुमेन सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल, विदाउट वुमेन सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? बिकॉज प्रोजेनी नहीं होगी तो सोसाइटी कहाँ चलेगी? नाउ नेक्स्ट इज लाइक पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। हम लोग अभी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, एंड इसी तरह से अगर हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रहा, मेंटेन रहा, तो आने वाले 3-4 साल में हम लोग वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन हो जाएंगे, सरपासिंग चाइना। वो भी हमारा नेबरिंग कंट्री है। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, पूरा अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज को देखें तो ये सारे मिलकर जो है वर्ल्ड की आधी ज्यादा पॉपुलेशन अकेले कैटर करते हैं, ये पर्टिकुलर कंट्रीज। तो पॉपुलेशन अगर होगा तो उसकी वजह से इश्यूज भी होंगे। पॉपुलेशन रिलेटेड कोई एक इशू बता दो। ज्यादा पॉपुलेशन, हाँ, डिमांड बढ़ेगी, मतलब मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, इसके सिवा और कोई बता दो। रिसोर्सेज पे प्रेशर आएगा, जैसे कोविड टाइम पे हमने देखा था। क्या कोविड टाइम पे तो लगभग वर्ल्ड के सारे सारे हेल्थ केयर सिस्टम ही फेल हो गए थे, क्योंकि डिमांड सुपर हाई थी और सप्लाई लगभग ना के बराबर थी। बट अगर हम बात करें कि लेटेस्ट से कि स्कूलिंग, एम्प्लॉयमेंट, वाटर वाटर रीच, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीजों की डिमांड बढ़ेगी, एंड इसी वजह से जो है कि इन्फ्लेशन जैसी चीजें हमें देखने को मिलेगी। अदर देन दैट, जहां ज्यादा लोग होंगे जो कि मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वहां पे भी जो है आपस में सामंजस्य बनाना, जो कि हम लोग कई सालों से बनाते हुए आ रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, कभी कभी उसमें भी टकराव देखने को मिलता है। तो पॉपुलेशन भी है, उससे एसोसिएटेड इश्यूज भी है, जिसपे हमें कोशिश करके हमें ध्यान देना है कि हम इसमें ना देखें। अभी एक मैं आप लोगों को डेटा भी दूंगा कि हर एक सेक्शन से पिछले 10 साल में किस सेक्शन से कितने कितने सवाल पूछे गए हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग भी इसमें प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि कैसे काम करना है। ठीक है? देन वी हैव पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू। पॉवर्टी, भारत में हम देख रहे हैं कि पॉवर्टी जो है, जब इंडिया की 16th सेंचुरी में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था, डेट वाज डीडीपी में डेट वाज 25% अराउंड। जब ब्रिटिशर्स गए तो 2.5% से के आसपास रह गया। प्रेजेंट नहीं, थोड़ा कम रह गया, 1.5% रह गया। हाँ, 1.6% रह गया। आज हम लोग 3.5% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक बात हमारे देश के बारे में अक्सर कही जाती थी कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। ठीक है? कॉलोनाइजेशन है, ठीक है, देन एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द वेल्थ फ्रॉम इंडिया है, तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स जो कि मॉडर्न इंडिया के अंदर देखेंगे, तो उसकी वजह से हम लोग क्या हो गए, पॉवर्टी में चले गए। एक होती है पॉवर्टी, एक होती है एक्यूट पॉवर्टी, एक होती है एक एक्यूट या क्रॉनिक पॉवर्टी, या फिर होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, या फिर एक और होती है रिलेटिव पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है और क्रॉनिक पॉवर्टी क्या होती है? सारे बहुत आसपास के टर्म्स हैं, जो कभी उस वो जो लोग बीपीएल क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन हम लोगों ने डिफाइन कर रखी है। अगर उसके नीचे कोई अर्न करता है, अपने बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पाता, दैट इज उसको पुअर की कैटेगरी में इंडियन गवर्नमेंट डाल देती है, वो अपने आप चला जाता है, और उसकी वजह से उसको नंबर ऑफ बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बीपीएल का तो एक ये कंसेप्ट हो गया। इसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या हो गया, जो भाई अपने बेसिक नेसेसिटीज को भी टेकअप नहीं कर पा रहा, दैट इज रोटी कपड़ा मकान, फूड, रोटी कपड़ा मकान एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है? ये तो 5 चीजें हो गई। एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या है कि लाइक अडानी साहब एंड अंबानी साहब, यार मैं अडानी से गरीब हो गया, यार मैं अंबानी से गरीब हो गया। तो सोशियोलॉजी से कहना है कि एक्यूट पॉवर्टी पे और क्रॉनिक पॉवर्टी खत्म करने पे काम करना चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी कभी खत्म नहीं होगी। क्या मैं सच कह रहा हूँ? ये पॉवर्टी आपके मार्क्स के टर्म में भी आते हैं कि गुप्ता जी के बेटे से आपके कम मार्क्स आए हैं, या उससे ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो ये क्या है, जहां पे हम लोग कंपैरेटिव चीजें कर देते हैं वो चीजें खत्म नहीं होती है। बट जो मेन इशू है दैट इज एक्यूट पॉवर्टी या फिर क्रॉनिक पॉवर्टी। 1980s में जो है इंदिरा गांधी जी ने एक वो दिया था, नारा दिया था, गरीबी हटाओगा, और उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं है, हाँ, जो रिजल्ट्स हम लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं है, बट रिजल्ट्स हैं। हम लोग धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं, बट अभी भी हमारे देश का एक मेजोरिटी हिस्सा जो है गरीबी रेखा के नीचे रहता है, और एक कंसर्न की बात है, क्योंकि गरीबी की वजह से उनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, और हेंस दे आर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी।
ठीक है। और इसीलिए सरकार उन सभी सेक्शंस के जितने भी लोग हैं उन सभी को जो है एक एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम से बांधने की कोशिश करती है, ताकि उनका जो एक बेसिक जो नेसेसिटीज है वो भी कई केसेस में नहीं पहुंच पा। ऐसा नहीं कि 100% ही करप्शन है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हर जगह पूरी देखो 100% सही 100% गलत कोई कुछ नहीं होता, दोनों का मिड में ही काम चलता है, मध्य मार्ग। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, मिडिल मिडिल पास से ही काम चलता है। बट ये समझिए कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कोविड टाइम से लगातार गवर्नमेंट पता नहीं कितना किलो अनाज जो है एक पर्टिकुलर लेवल के तबके के लोगों को दे रही है। ठीक है, उसके बाद हमारी पीडीएस स्कीम्स भी हैं, कोविड नहीं थे तब भी वो था पीडीएस स्कीम्स, इस तरह की स्कीम्स है जो कि बेसिकली फूड एंड न्यूट्रिशन पे काम करती है। तो ये सब तमाम तरह की चीजें हैं। नहीं, क्वालिटी ऑफ फूड मेरे हिसाब से जो कुछ कुछ ग्रेन जो पीडीएस के अंदर दिए जाते हैं वो हम जो ग्रेन जो एक मिडिल क्लास या हायर क्लास खाता है उससे ज्यादा बेटर होते हैं न्यूट्रिशन वाइज। बट पॉइंट इज दिस की नहीं, करप्शन तो ये देखो, डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, करप्शन का स्कोप कहीं ना कहीं रहता है। करप्शन को भी एक मैं डिफाइन करूँ तो दो तरीके से, एक होता है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ करप्शन, एक होता है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ करप्शन। तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ करप्शन जो है इंडिया में ज्यादा विजिबल दिखता है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ करप्शन। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ करप्शन क्या होगा? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ करप्शन होगा तब जब आप बड़े बड़े औहदे बैठे होगे, तब उस समय पे आपको वो चीज महसूस होगी। ठीक है, और क्योंकि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ करप्शन इतना ज्यादा है इसलिए लोग थोड़े से परेशान रहते हैं यहाँ पे। हाँ, वो विजिबल है। तो ये चीज समझिए कि पॉवर्टी और इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, डेवलपमेंटल इशू है, सबको हमें जो है कंसिडर करना है और हमें बहुत अच्छे से इसके ऊपर बात करनी है। पॉवर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पॉवर्टी एक ऐसा मुद्दा है, एलटीडीयू चलेगा तो बताएंगे। ठीक है, जब बीपीएल पॉवर्टी के अंदर जो है, पॉवर्टी एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप सारे मुद्दों से कनेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट किए जा सकते हैं। और क्वेश्चंस जो हैं 2019 तक तो क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जा रहे थे। 20, 21 और 22 में मुझे लगता है कि यूपीएससी ने कुछ स्पेशल जो है बूस्टर डोज लगवा लिए, जिसकी वजह से क्वेश्चंस का जो लेवल है इट इज ऑन द हायर साइड। द क्वेश्चंस आर ऑन हायर साइड, तो उस लॉजिकल, मोर कनेक्टेड एंड दोज क्वेश्चन आर नॉट बुक डिपेंडेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन तो पहले भी नहीं थे, बट जो लेवल था ना, होता ना कि एक एक तार है, इसमें 220 वोल्ट करंट है, एक में 330 है, एक में 440 है, तो 220 से 440 पे स्विच कर गई है सीधा। तो मैंने जैसे बोला कि यूपीएससी ने कोई बूस्टर डोज लगवा लिया शायद, जिसकी वजह से क्वेश्चंस का लेवल ऊपर आ रहा है। खैर, फिर नहीं, क्वेश्चन तो आएगा ही। इनफैक्ट क्वेश्चन, अगर मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन को भी कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शायद 2013, 14, 15 का आपके पास करंट अफेयर्स ना हो, मेरे पास है वो चीज, तो मैं बताऊंगा कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन उस समय पे क्यों पूछा गया। और जो ऑनगोइंग इश्यूज हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि पर ऑनगोइंग इश्यूज को भी एड्रेस करने के लिए आपको आपका बेस या फंडामेंटल ठीक नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। एडिशनली, जेनरिक आंसर्स की इज्जत नहीं है। हालांकि यूपीएससी बोलता है कि हमें जनरल स्टडीज की बात करें, हमें जनरलाइज फॉर्म में आंसर चाहिए, पर जनरलाइज फॉर्म में भी अच्छा आंसर उसका होगा जो थोड़ा सा टेक्निकल दिखेगा। मैं नहीं बोल रहा कि आप लोग कार्ल मार्क्स बन जाओ, मैं नहीं कह रहा कि आप डकिंग बन जाओ, बट हाँ, अपना लेवल का, अपना आंसर का लेवल जो है आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जिसके जिसके लिए हम अच्छा स्ट्रक्चरिंग यूज कर सकते हैं, थोड़ी हैंड राइटिंग में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा हम राइटिंग स्पीड को देख सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल जार्गन या वर्ड्स की बात हम कर सकते हैं, वोकैबुलरी की बात कर सकते हैं, जो कि लगभग हर सब्जेक्ट में अवेलेबल है। ठीक है, अपने आंसर को मजबूत करो, आपकी रैंक अपने आप मजबूत हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स। 90s से पहले, 1990s तक हमारे यहाँ बहुत कम अर्बन सेंटर्स थे, बट 90s के बाद ये बहुत तेजी से फैले। इसका रीजन है इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन क्या है? विश्वीकरण। एलपीजी पॉलिसी हम लोगों ने इंप्लीमेंट करी थी 1991 में। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, एंड पीवी नरसिंह राव सर की गवर्नमेंट के अंदर इसे इंप्लीमेंट हुई थी। उसके बाद हमारे देश का जो आउटलुक है या देश का जो सोचने का तरीका है, मतलब खाने के तरीके से लेके स्पेंड करने के तरीके, इन सभी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो वो बदलाव जो है हम लोग इस टाइम भी विटनेस कर रहे हैं। आज हो गए करीब 30 साल हो गए इस चीज को, हम आज भी ये चीज विटनेस कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे और कैसे कनेक्शन से पूछे जाएंगे ये भी हम अभी आने वाले। अर्बनाइजेशन, आई एम गिविंग यू ऑल द डेटा, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, आई एम गिविंग यू ऑल द डेटा। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, देन सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, but I didn't find any specific question from this section. Only one question in last 10 years. So, but still, it is if it is in syllabus, we have to cover it. Then we have communalism, regionalism and secularism. ये तीनों चीज थ्योरीज जो है हमारी कंट्री के अंदर है, जो काफी हद तक कई बार देखने को मिल जाता है। कम्युनिज्म से जुड़े मुद्दे, रीजन से जुड़े मुद्दे, सेक्युलरिज्म से मुद्दे लगातार डिबेट का पार्ट रहते हैं, इसीलिए जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस का पार्ट है। फाइन, ठीक है, चलिए आगे। ये चारे, इसमें से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई दिक्कत है?
क्लियर है? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, रीजनलिज्म का मतलब होता है रीजनलिज्म का मतलब होता है आपका पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, एरिया स्पेसिफिक जो होता है। रीजनलिज्म का मतलब जो होता है मैं बोल रहा हूँ हिंदी वाला वर्ड बोल रहा हूँ एनीवेज, ठीक है। और कम्युनिज्म का मतलब है कम्युनिटी से रिलेटेड। इन सभी चीजों का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, सॉरी ब्रीफ डिटेल एक्सप्लेनेशन इनके रिस्पेक्टिव सिलेबस के चैप्टर्स के अंदर हम लोग करने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि भैया इंडियन सोसाइटी का हमारे टोटल पेपर के अंदर कितना इन्फ्लुएंस है। दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं तो 50 टू 80 मार्क्स का एवरेज जीएस वन में है। तो अगर मैं बात करता हूँ 50 मार्क्स आउट ऑफ 250, जीएस वन 250 का होता है, और दैट इज 1/5, दैट इज 20%। और 80 आउट ऑफ 250 कितना हो गया? हाँ भाई सी सर, 80 आउट ऑफ 250 1/3। तो 1/3 इन्फ्लुएंस और 80 मार्क्स का है। फॉर दैट यू आर सपोज टू गो थ्रू ओनली 100 पेजेस, 100 पेजेस, 110 पेजेस, 110 पेजेस, ठीक है। जीएस टू की अगर बात करते हैं तो 30 टू 40 मार्क्स, 30 टू 40 मार्क्स की बात होती है इसके अंदर। जीएस टू में कहाँ पे सोशल जस्टिस एक कॉलम, एक वो है सेक्शन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जीएस थ्री में हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स नहीं है खाली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और उसके अंदर के क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि भाई कनेक्टेड हो गए क्वेश्चन जो है सोसाइटी। और इन सभी के लिए जो बेस फंडामेंटल्स हैं आपको इन्हीं क्लासेस के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट, ये स्टडीज में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, देन आपके एसए में जो 8 सवाल आते हैं, डरिए मत, 8 में से आपको 2 ही करने होते हैं। इन 8 में से 1 या 2 या 3 कई बार जो होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी बेस्ड होते हैं। एंड इंटरव्यू में कई सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो मैं समझता हूँ कि यूपीएससी के बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के पीछे भागते हैं, पागलों की तरह भागते हैं, उनको भागना चाहिए, बट साथ साथ उनको सोसाइटी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सोसाइटी में मेरे हिसाब से कम मेहनत, ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग, ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। क्लियर है? ये मामला क्लियर है सबको? कोई डाउट है? लिख रहे हो साहिल? लिख लो इसे। शेयर लिंक इन द ग्रुप ऑल्सो, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन, ठीक है। तो 2 बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ पाए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब के लिंक के भरोसे ना रहें, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये, आप लोगों को आना ही है क्लास में। क्लियर है? हो गया साहिल? तनु हो गया? खुशी? चलो नेक्स्ट इज लाइक, अब देखते हैं रेफरेंस क्या है, क्या क्या ले सकते हैं। क्लास 11th की जो है और 12th की 4 एनसीईआरटीज है, इसके ऊपर हम लोग बहुत जल्दी सेपरेट क्लासेस कर लेंगे। इनफैक्ट ये सारे नोट्स मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी हैं, मैंने कल ही देखे, एंड उसके लिए हम अलग से क्लासेस कर देंगे। कुछ खास नहीं है इसके अंदर, टोटल मिला के 20 चैप्टर्स ही हैं और उसको हम समझेंगे। और उसमें भी आप लोग एनसीईआरटी ना रेफर करते हुए नोट्स रेफर करना मेरे पीडीएफ्स के थ्रू, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी की 2 बुकें हैं, रादर 3 बुकें हैं राम आहूजा सर की, जिसमें 2 बुकों का नाम मैं लिखा हुआ है इसके अंदर, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी बाय राम आहूजा सर। ये किताबें तब पढ़ना जब आप सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शन ले रहे हो, अगर नहीं ले रहे हो देन ड्रॉप इट, अदरवाइज हमारे जो नोट्स हैं और जो क्लासेस है दैट वुड सफाइस। क्योंकि हमारी क्लासेस जो है, ये जो क्लासेस हैं, जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं और जो एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, इसके बाद आपका बेस फंडामेंटल डिवाइड हो जाएगा, उसके बेस पे आपकी न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है।